हेलो एवरीवन, जय हिंद। मेरा नाम है सुदीप्त कुंडू, द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ पारसारथी एजुकेशन सर्विसेज। आप सभी का पारसारथी एजुकेशन सर्विसेज के चैनल में दोबारा स्वागत है। आज हमने जो जर्नी की शुरुआत की थी उसी को बस साथ में आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग 6th वाले पार्ट पर पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट को करने की मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, तो इसीलिए आज बहुत मजा आएगा। पूरे के पूरे वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। चलिए, जो चैप्टर का हमारा नाम है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब तक हमने इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन देख लिया है। अब मैं आपको थर्ड टाइप बताने से पहले डीकम्पोजिशन रिएक्शन की एक बहुत ही खास बात बताने वाला हूँ। इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना, ये एग्जाम में पक्का आएगा। लास्ट 2 बार से बोर्ड एग्जाम में ये आ रहा है। हमने अभी तक 3 टाइप के डीकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़े थे। एक था थर्मल, उसके बाद था फोटो, उसके बाद था इलेक्ट्रो। ये तीनों ही केसेस में हम लोग अपने रिएक्टेंट को हीट प्रोवाइड कर रहे थे। अब क्योंकि हम लोग अपने रिएक्टेंट को हीट प्रोवाइड कर रहे थे, इसीलिए इट वाज एंडोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। सो इसका मतलब ज्यादातर जो हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं वो एंडोथर्मिक इन नेचर होते हैं। लेकिन अब हमारे एग्जाम में इस एंडोथर्मिक के नहीं, एक्सोथर्मिक के क्वेश्चंस आते हैं। अब कौन से रिएक्शन आपके एंडोथर्मिक नहीं एक्सोथर्मिक डीकम्पोजिशन कहलाते हैं? सो यहाँ पे आप इसको बहुत ही क्लियरली समझिए। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो हमारा होता है ये 2 हिस्सों में बंटता है। एक है जिसमें हम लोग इसको कहते हैं केमिकल डीकम्पोजिशन, जो हमने अभी ये थर्मल में, फोटो में और इलेक्ट्रो में पढ़ लिया है, ठीक है। दूसरा होता है जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक डीकम्पोजिशन। अब ऑर्गेनिक डीकम्पोजिशन का मतलब जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो सच डीकम्पोजिशन रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक डीकम्पोजिशन। नाउ व्हाट आर दिस ऑर्गेनिक डीकम्पोजिशन? जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना हमारे पेट में, हमारे इंटेस्टाइन्स में जाके डाइजेस्ट होता है। सो डाइजेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं खाना पचाना, है ना। सुना होगा आपने हिंदी में खाना पचाना ये टर्म कई बार सुना होगा। कोई चीज जब पच जाती है, पचना मतलब क्या? पचने का मतलब ही तो होता है डीकम्पोजिशन। इसका मतलब जो डाइजेशन है, डाइजेशन इज अ डीकम्पोजिशन प्रोसेस। बट आप मेरे को ये बताइए, हम लोग खाना खाते क्यों है? खाने से हमें क्या मिलती है? खाने से हमें मिलती है एनर्जी। इसका मतलब जो हम खाना खा रहे हैं, ये खाना कहीं ना कहीं हमारे इंटेस्टाइन में जाकर जब डीकम्पोज होकर पचेगा तो उससे एनर्जी बाहर निकलेगी ना, एनर्जी रिलीज होगी, और वही एनर्जी के रिलीज से आपकी बॉडी एक्टिविटीज कर पाएगी पूरे दिन में, है ना। इसका मतलब क्या कि डाइजेशन जो है ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, और इसमें हम लोग हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। खाने को हम लोग पेट के अंदर डालने के बाद उसको हम लोग हीट नहीं देते, उससे इनफैक्ट एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इस एनर्जी रिलीज को हम लोग एक्सोथर्मिक कह सकते हैं। इसका मतलब डाइजेशन जो है ये एक तरीके का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक डीकम्पोजिशन है। आई होप आप ये बात समझ रहे होंगे। दूसरा जो एग्जाम्पल है, ये मान लीजिए ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन। जैसे आपने अपने गार्डन वगैरह में देखा होगा, कई बार हम लोग ऐसे गार्डन में गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में हम पीछे दिन के बचे हुए कुछ खाने को डाल देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चाय की पत्ती डाल देते हैं, है ना, फ्रूट्स के छिलके डाल देते हैं, वेजिटेबल्स के छिलके डाल देते हैं, और उसके बाद उसको हम बंद कर देते हैं। इसको बोलते हैं कंपोस्ट, कंपोस्ट बनाना, कंपोस्ट फॉर्मेशन।
सो ये कंपोस्ट फॉर्मेशन जो है, इस कंपोस्ट फॉर्मेशन में हो क्या रहा है, आपने जो अपने सब्जियों के छिलके, उसके बाद फ्रूट्स के छिलके, चाय की पत्ती, ये सब डाल दिए है, ये सब आपकी मिट्टी के अंदर डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज हो जाने के बाद वो एक आपका बहुत अच्छा मेन्योर बन जाएगा। उसके ऊपर आप कोई भी प्लांट उसके बाद अगर उगाएंगे तो बहुत अच्छा ग्रो करेगा। सो बेसिकली ये डिकम्पोजिशन कैसे हुआ, ये डिकम्पोजिशन मिट्टी के अंदर प्रेजेंट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण, कुछ बैक्टीरिया के कारण हुआ। इन बैक्टीरिया ने क्या किया, आपके ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आपने उसके अंदर डाले थे, चाय की पत्ती और ये सब छिलके वगैरह, सो ये सब आपके जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने इनको तोड़ दिया। और जब इनको तोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक डाउन है ना, व्हाट इज डिकम्पोजिशन, इट इज बेसिकली ब्रेक डाउन। सो इनको जब ब्रेक डाउन किया गया, तो ब्रेक डाउन करने से इन छिलके के अंदर, इन चाय की पत्ती के अंदर, इस बचे हुए खाने के अंदर जो भी एनर्जी थी वो बाहर रिलीज हुई। इसीलिए कभी आप अगर देखेंगे तो जहां पे कंपोस्ट आप तैयार करते हैं, उस मिट्टी के ऊपर आप हाथ रख के देखिएगा, आपको गर्म फील होगा। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब आपके इन कंपोस्ट के सब्सटेंसेस को डिकम्पोज कर रहे होते हैं तो उनसे एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब ये कंपोस्ट फॉर्मेशन भी एक एक्सोथर्मिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक्सोथर्मिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है कंपोस्ट फॉर्मेशन। सिमिलरली जो डेड बॉडीज को हम दफना देते हैं, ये डेड बॉडीज के अंदर भी मरते वक्त कुछ तो एनर्जी रह गई होगी, ठीक है ना। जिस समय उस इंसान की मौत हुई तो उस समय पे भी उस बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो एनर्जी रह गई होगी। ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस बॉडी को डिकम्पोज कर रहे होंगे, वो वहां से बाहर निकलेगी, ठीक है ना। सो इसका मतलब जब डेड बॉडीज का भी डिकम्पोजिशन होता है तो वो भी एक्सोथर्मिक होता है। सो ध्यान रखना, जितने भी हमारे केमिकल डिकम्पोजिशंस थे, थर्मल, फोटोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक, ये सारे डिकम्पोजिशंस, केमिकल डिकम्पोजिशंस एंडोथर्मिक थे, ठीक है। लेकिन जो ऑर्गेनिक वाले डिकम्पोजिशन है, डाइजेशन, कंपोस्ट फॉर्मेशन, डेड बॉडीज का डिकम्पोजिशन, ये सब एक्सोथर्मिक है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, तो जब हम लोग सांस लेते हैं अंदर, उसके बाद उसको जब हम छोड़ते हैं, बाहर रिलीज करते हैं, तो एक्सेलेशन के समय अगर आप अपने नाक के सामने से हाथ रखेंगे और एक्सेल आउट करेंगे तो आपको आपके हाथ पे गर्मी फील होगी। इसका मतलब क्या, कि जब आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं उस टाइम पे जब आप एक्सेलेशन करते हैं तो जो गर्म हवा निकलती है, इसका मतलब हीट बाहर जा रही है। इसका मतलब रेस्पिरेशन में जो आपका ब्रीद आउट प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है, ध्यान रखिए इस बात का। इसके बाद अगर हम लोग बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो है वो जो अपना खाना बनाती है तो उसके लिए वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हुआ। इसका मतलब वो एंडोथर्मिक हुआ। सो रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक और उसके बाद फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक। सिमिलरली डाइजेशन इज एक्सोथर्मिक, कंपोस्ट फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक एंड डेड बॉडीज का डिकम्पोजिशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक इन नेचर। सो आई होप आपको ये डिकम्पोजिशन के बारे में अब अच्छे से हर चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो अब हम इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा जो मेन टॉपिक है डिस्कशन का, वो है कि किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग अपने टॉपिक की तरफ अब अग्रसर होते हैं। So the next reaction that we see is displacement reaction, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास एक मेटल ए है और यहाँ पे हमारे पास कोई मेटल बी का कंपाउंड है, मेटल ए और मेटल बी के साथ कोई कंपाउंड। सो ऐसा हम मान सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि मेटल ए इज मोर रिएक्टिव देन मेटल बी, मेटल ए इज मोर रिएक्टिव देन मेटल बी, देन मेटल ए जो है इस कंपाउंड को अपने तरफ खींच लेगा और यहाँ पे जो है हमें दिखाई देगा मेटल ए कंपाउंड एंड द मेटल बी विल बी सेपरेटेड आउट।
यहाँ पे मेटल ए सेपरेट था, मेटल बी के साथ कंपाउंड था, बट बिकॉज मेटल ए वाज मोर रिएक्टिव देन मेटल बी, इसीलिए मेटल ए कंपाउंड तैयार करेगा और मेटल बी जो है वो अलग हो जाएगा। चलिए इसका अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो लेट्स कंसीडर वी आर हैविंग सोडियम ओवर हियर, ठीक है, सोडियम Na, और यहाँ पे मेरे पास मान लीजिए मैग्नीशियम सल्फेट है MgSO4, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, SO4 की भी वैलेंसी 2, और दोनों 2 कट कर MgSO4 और यहाँ पे Na। सो अब Na इज मोर रिएक्टिव देन Mg, कैसे पता? मैं अब आपको एक रिएक्शन की लिस्ट दूंगा, उस लिस्ट से आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप समझिए कि Na इज मोर रिएक्टिव देन Mg, तो क्या होगा, Na जो है ये सल्फेट को अपनी तरफ खींच लेगा और मैग्नीशियम हमें अलग दिखाई देगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा सोडियम सल्फेट। सो अब देखिए, हमने जो लेवल 1 और लेवल 2 की पढ़ाई की थी वो इसीलिए की थी क्योंकि अब ये सोडियम के पास SO4 आएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये तो डिस्प्लेसमेंट में हम पढ़ लेंगे, लेकिन सोडियम सल्फेट का जो फॉर्मूला लिखना है तो वो होगा Na2SO4 एंड यहाँ पे Mg सेपरेट आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे जो Na2SO4 तैयार हुआ है, यहाँ पे ये Na2 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे SO4 की वैलेंसी 2 थी, वो इसके ऊपर आई और इसकी जो 1 वैलेंसी है वो इधर चली गई। अब अगर हम इसको सही से नहीं फॉर्म कर पाए तो फिर ये पूरा का पूरा रिएक्शन गलत हो जाएगा और इसकी बैलेंसिंग भी गलत हो जाएगी। कैसे? देखिए, अब अगर हमने इस रिएक्शन को सही से लिखा तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, इसका मतलब बैलेंस नहीं है। यहाँ पे Mg 1 है, Mg 1 है, SO4 1 है, SO4 1 है, ठीक है, इसका मतलब सोडियम को बैलेंस करने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा 2। अगर मैं इसमें मान लीजिए कि गलती करता, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे Na प्लस MgSO4 इज इक्वल टू NaSO4 प्लस Mg ऐसे लिख देता गलती से, तो फिर मुझे दिखता कि यहाँ पे सोडियम बैलेंस्ड है, क्योंकि यहाँ पे भी एक सोडियम, यहाँ पे भी एक सोडियम, तो हम लोग इसको फिर बैलेंस करते ही नहीं। और अगर हम इसको बैलेंस नहीं करते तो फिर हमारे इसकी मार्किंग कैसे होती है, आधा नंबर होता है रिएक्शन करेक्ट लिखने से, उसके तो नंबर चले गए क्योंकि ये आपका गलत है, सो ये आधा नंबर गया, प्लस आधा नंबर होता है बैलेंसिंग का, तो आपकी बैलेंसिंग भी तो गड़बड़ हो गई, इसका मतलब आपको 0 मिल जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें क्रॉस वैलेंसी को बहुत ही अच्छे से सीखना है ताकि हमारे ये सारे रिएक्शंस करेक्ट हो पाए और हम लोग इसको करेक्टली बैलेंस कर पाए आगे, ठीक है। सो आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझा कि यहाँ पे मेटल ए और मेटल बी का कंपाउंड, metal A is going to pull this compound towards itself because it is more reactive, and metal B is going to be displaced. This is the meaning of displacement reaction. Now for this we need to understand कि हमें एक रिएक्टिविटी सीरीज देखनी पड़ेगी, उस रिएक्टिविटी सीरीज में हमें पता चलेगा कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम, इसीलिए कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं अपनी रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ है इस रिएक्टिविटी सीरीज में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये है टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ये है मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। इस तरीके से ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, ये हायर रिएक्टिव है, ये सबसे लो रिएक्टिव है, ठीक है। हाईएस्ट रिएक्टिव कौन है हमारा? पोटेशियम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये हो गए हमारे सारे के सारे मेटल्स इन अ रिएक्टिविटी सीरीज। अभी अभी हमने जो रिएक्शन किया था वहाँ पे हमने Mg लिया था और वहाँ पे हमने सोडियम लिया था। मैंने बताया था सोडियम बीइंग मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस द सल्फेट, एंड इस तरीके से ये रिएक्शन पॉसिबल हुआ था। उसी तरह से आपको जो है बाकी के रिएक्शंस भी ऐसे ही देखते हुए करने पड़ेंगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, ठीक है ना। अब इसको याद कैसे करें? तो इसको याद करने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स हो सकते हैं, जिसमें से एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैंने इसको ऐसे याद किया था कि केदारनाथ का माली
आलू जरा फीके से पकाता है क्यों, फिर HGAGAUPT, ये चार आपको याद करने पड़ेंगे। सो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्यों, फिर HGAGAUPT। ठीक है ना, इस तरीके से केदारनाथ को याद करेंगे और भोले बाबा आपको जो है इसको याद करने में मदद कर देंगे। ठीक है, सो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्यों, HGAGAUPT। दोबारा एक बार सुन लेते हैं, फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्यों, HGAGAUNPT। इस तरीके से हमारी ये रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी। अब इसको यूज करके हम लोग कुछ यहाँ पे रिएक्शंस बनाते हैं। अब ये रिएक्शंस जब एग्जाम में आएंगी तो वो वर्ड फॉर्म में आएंगी और आपको उसे पहले तो उसके इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे दिया है कैल्शियम प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट gives us, calcium plus aluminum sulfate gives us, so this will give us, see as calcium is more reactive than aluminum, इसीलिए कैल्शियम जो है सल्फेट को अपने तरफ खींच लेगा और एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा। सो दिस शुड गिव मी कैल्शियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम विल बी डिस्प्लेस्ड। अब इसे हमें इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। सो इक्वेशन फॉर्म में लिखने के लिए मैं यहाँ पे इसके सिंबल्स लिख दूंगा, Ca फॉर कैल्शियम, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम Al, सल्फेट इज SO4। अब एल्यूमिनियम के ऊपर SO4 का 2 आएगा, इसीलिए Al2 और यहाँ पे होल ब्रैकेट लगेगा और उसके बाद एल्यूमिनियम का 3 यहाँ पे SO4 होल ब्रैकेट के बाहर जाएगा। सो दिस विल बी Al2 SO4 होल थ्राइस। सो इस तरीके से Ca प्लस Al2SO4 होल थ्राइस से हमारा ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है ये कंप्लीट होगा। अब कैल्शियम सल्फेट, सो कैल्शियम सल्फेट CaSO4, दिस इज बिकॉज यहाँ पे कैल्शियम का वैलेंसी 2 है और सल्फेट का भी वैलेंसी 2 है। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम हो जाएगा डिस्प्लेस। सो इस तरीके से ये हमारा स्केलेटल रिएक्शन बना है। दिस इज स्केलेटल रिएक्शन, दिस विल गिव यू ओनली हाफ मार्क्स। You need to balance this reaction। अब इसको हमें बैलेंस करना है। ठीक है, कैल्शियम इधर एक है, इधर एक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे SO4 3 है और यहाँ पे SO4 एक ही है। सो मुझे इस SO4 को सबसे पहले बैलेंस करना चाहिए। रूल नंबर 1, सबसे ज्यादा जिसका आपको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, तो सबसे ज्यादा आपको बैलेंस जिसको करने की जरूरत पड़े पहले तो उसको कर लीजिए। तो यहाँ पे SO4 3 है, तो मैं यहाँ पे SO4 को 3 करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे कैल्शियम मेरा अपने आप 3 हो गया। सो ये कैल्शियम को भी मुझे 3 करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एल्यूमिनियम जो है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मैं 2 लगा के एल्यूमिनियम को भी बैलेंस कर लूंगा। सो यहाँ पे मेरे पास 3Ca Al2 SO4 3Ca, यहाँ पे Al2 और यहाँ पे SO4 के सामने यहाँ से ऐसे 3 लग गया। इस तरीके से ये रिएक्शन हमारा हो गया बैलेंस। अब जाकर आपको पूरे 1 नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। सो ये हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास है मैग्नीशियम और ये रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड से। ठीक है, अब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के ऊपर है, इसीलिए मैग्नीशियम जो है यहाँ पे एल्यूमिनियम से क्लोरीन को अपने तरफ खींच सकता है। सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम इस तरीके से फॉर्म होगा। अब मैग्नीशियम का यहाँ पे आ जाएगा Mg और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा AlCl3। AlCl3 क्यों? एल्यूमिनियम का 3 होता है, क्लोरीन का 1 होता है,
तो ये जो 3 है इधर गया और इसका 1 इधर आ गया, तो Mg plus AlCl3 will now give me magnesium chloride which is MgCl2. This is MgCl2 because Mg का 2 उधर, Cl का 1 इधर, so ये MgCl2 प्लस यहाँ पे बन जाएगा एल्यूमिनियम। अब इसको भी बैलेंस करना है, सो यहाँ पे मैग्नीशियम हमारे पास एक है, यहाँ पे भी एक है, कोई दिक्कत नहीं। एल्यूमिनियम इधर एक है, इधर भी एक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए क्लोरीन जो है ये 3 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है। अब 2 को 3 और 3 को 2 नहीं बना सकता। ऐसे समय पे जब कोई चीज एक तरफ 3 हो और दूसरे तरफ 2 हो तो इस टाइम पे उसका एलसीएम लिया जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब मैं 3 को 2 नहीं बना सकता, 2 को 3 नहीं बना सकता, बट 3 और 2 दोनों को ही 6 बनाया जा सकता है। तो 6 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे मेरे पास एल्यूमिनियम 2 हो गया और क्लोरीन 6 हो गया। यहाँ पे क्लोरीन मेरे पास 2 है तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इससे क्लोरीन फिर से जो है 6 हो गया। तो क्लोरीन इधर 6 है, इधर भी 6 है, लेकिन इसके वजह से यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 हो गया था तो इधर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैग्नीशियम 3 हो गया था तो इधर मुझे मैग्नीशियम को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से आप जो है अपने केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। सो आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल से समझ में आए होंगे कि किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काम करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं इसी तरीके के, तो हम लोग 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं, तो वो 2 क्वेश्चन के लिए आपको इसको पॉज करिएगा वीडियो को, और वीडियो को पॉज करके इसका आंसर करिएगा, उसके बाद मैं इसका आंसर डिस्कस करूंगा। सो आप लोग देख सकते हैं कि आपने करेक्ट किया है कि गलत किया है, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे मैं दे देता हूं, लेट्स से कैल्शियम प्लस जिंक फॉस्फेट, कैल्शियम प्लस जिंक फॉस्फेट। सो यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम इधर है और जिंक इधर है। सो अगर कैल्शियम इधर और जिंक इधर है तो फिर हमें इसका जब रिएक्शन हम लिखेंगे तो ये क्या बनेगा आपको बताना है, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा है सोडियम प्लस लेड नाइट्रेट, सोडियम प्लस लेड नाइट्रेट। अब आपको इसका रिएक्शन बताना है, ठीक है। आप इस वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद जो है इसका आंसर खुद लिखिए, फिर मैं आपको डिस्कस करके आंसर बता दूंगा, ठीक है। चलिए, सो आई होप आपने इसको पॉज करके लिख लिया होगा। अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। सो कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, सो बिकॉज ऑफ दैट ये जो है कैल्शियम फॉस्फेट को अपने तरफ खींचेगा और जिंक अलग हो जाएगा। सो दिस विल बिकम कैल्शियम फॉस्फेट प्लस जिंक। सो इसका जो फॉर्मेशन होगा वो होगा Ca प्लस जिंक फॉस्फेट, जिंक का होता है 2 एंड फॉस्फेट का होता है 3। सो Zn के ऊपर आने वाला है 3 और PO4 के ऊपर जाने वाला है 2। अब ये बन जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 होल ट्वाइस। पता है ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है ना, ये हमारे दांतों में और हमारे बोन्स में होता है। तो आपने सुना होगा कि दूध पीने से कैल्शियम मिलता है तो इससे हमारे बोन स्ट्रांग होते हैं, तो ये बोन्स हमारे कैल्शियम फॉस्फेट से Ca3PO4 होल ट्वाइस से बने होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आ गया हमारा Zn। सो ये हमने स्केलेटल लिख दिया। अब देखते हैं कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। 1 Ca 3 Ca, तो ये बैलेंस तो नहीं है। 3 Zn 1 Zn बैलेंस तो नहीं है। PO4 यहाँ पे 2 है, PO4 यहाँ पे 2 है, ये बैलेंस्ड है। इसका मतलब मुझे कैल्शियम को इधर 3 करना पड़ेगा और जिंक को मुझे यहाँ 3 करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। सो आई होप आपने इसको करेक्ट लिखा होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये है हमारा सोडियम प्लस लेड नाइट्रेट। सोडियम इज Na, लेड नाइट्रेट इज PbNO3 होल ट्वाइस, बिकॉज Pb का होता है 2 और NO3 का होता है 1, इसलिए ऐसा हो गया। अब यहाँ पे बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट प्लस लेड, ठीक है। अब सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा NaNO3, बिकॉज Na का भी 1 होता है और NO3 का भी 1 होता है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा लेड दैट इज Pb, ठीक है। तो ये हो गया स्केलेटल। अब क्या ये बैलेंस्ड है?
नहीं, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। सो Na यहाँ पे एक है, Na यहाँ पे एक है, ठीक है, Pb यहाँ पे एक है, Pb यहाँ पे एक है, ठीक है, NO3 जो है यहाँ पे 2 है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बट अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो Na भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2Na plus PbNO3 whole twice gives us 2NaNO3 plus Pb। सो आई होप आपको ये जो रिएक्शन है ये समझ में आ गए होंगे। तो अभी हमने कुल मिला के 4 रिएक्शंस देख लिए, ठीक है। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ लिया, ठीक है। आगे आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट, वो और ज्यादा अच्छा है और ज्यादा मजेदार है। चलिए हम अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर कभी ऐसा हो गया कि एक कम रिएक्टिव मेटल अलग से दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है मैग्नीशियम और इसके साथ दे दिया सोडियम सल्फेट, सो क्या ये मैग्नीशियम यहां से सल्फेट को खींच पाएगा? नहीं, क्योंकि सोडियम सल्फेट में सोडियम ज्यादा रिएक्टिव था मैग्नीशियम से, इसीलिए यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होगा और यहां बन जाएगा नो रिएक्शन। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज यहाँ पे सोडियम बीइंग मोर रिएक्टिव, मैग्नीशियम इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, इसीलिए रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है। इसका यही पर्पस है कि हमने कभी भी ऐसे लोअर रिएक्टिव से हायर रिएक्टिव से कंपाउंड नहीं खींचना है। लो रिएक्टिव मेटल हाई रिएक्टिव मेटल से कंपाउंड नहीं खींच पाएगा, ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। चलिए अब हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ पे हमारे पास दोनों ही मेटल के पास कंपाउंड होंगे, मतलब मेटल ए एंड कंपाउंड ए एंड मेटल बी एंड इसका कंपाउंड बी। नाउ ऐसा तो होगा ही कि दो मेटल तो सेम रिएक्टिविटी पे होंगे ही नहीं कभी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम दो मेटल दिए और दोनों सेम लेवल पे है, कोई ना कोई तो आगे पीछे होगा ही। इसका मतलब अगर मेरे पास मेटल ए ज्यादा रिएक्टिव है तो मेटल बी का कंपाउंड अपने तरफ खींचेगा, तो फिर इस मेटल ए के कंपाउंड का क्या होगा, ये मेटल बी के पास चले जाएगा। इसका मतलब हो ना हो, मान लिया कि चलिए ये ज्यादा रिएक्टिव है, अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है ये कंपाउंड ए से ये कंपाउंड ए को अपनी तरफ खींचेगा, फिर कंपाउंड बी इसकी तरफ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे मुझे इस रिएक्टिविटी सीरीज को ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बस मुझे यहाँ पे अदला बदली कर देनी है। क्योंकि चाहे मेटल ए ज्यादा रिएक्टिव हो या मेटल बी ज्यादा रिएक्टिव हो, मेटल ए होगा तो कंपाउंड बी को खींचेगा और कंपाउंड ए उसके पास जाएगा, और अगर ये ज्यादा रिएक्टिव होगा तो ये ए को खींचेगा और बी इसके पास आ जाएगा। तो होना हो इसमें ये उल्टा पुल्टा ही होने वाला है, ध्यान रखिए इसका। इसका मतलब यहाँ पे हमेशा ही रिएक्शन पॉसिबल है और यहाँ पे इस रिएक्टिविटी सीरीज को ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिलहाल के लिए ये जरूरत नहीं पड़ेगा हमें। सो अगर हम लोग यहाँ पे इस रिएक्शन को देखें तो ये बन जाएगा मेटल ए कंपाउंड बी एंड मेटल बी कंपाउंड ए, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो हमने एक रिएक्शन पढ़ा था प्रेसिपिटेशन में, वो हमने पढ़ा था लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड gives us lead iodide plus पोटेशियम नाइट्रेट। ये मैंने यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है, अब हमें इसे जो है डबल डिस्प्लेसमेंट करके देखना है। सो लेड नाइट्रेट इज PbNO3 whole twice plus potassium iodide is Ki. This will give me lead iodide which is PbI2
प्लस पोटेशियम नाइट्रेट दैट इज KNO3. अब लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, बिकॉज Pb का वैलेंसी 2, ये इधर गया, NO3 का 1, ये इसलिए इधर आया. K और I दोनों का ही 1 1 होता है, इसलिए कट गया. PbI2 में Pb का 2 और I का 1, इसीलिए ये इधर 2 आया, इसका 1 इधर आया, और इन दोनों का ही 1 1 होता है, इसलिए कट गया. आई होप रिएक्शन आपको समझ में आ गया. अब ये जो PbI2 है ये नीचे प्रेसिपिटेट करके गिरता है, ये हमेशा सॉलिड फॉर्म में होगा और ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, सो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पहले भी किया था. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. चलिए अभी हम लोग एक और रिएक्शन देखते हैं. तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, सो इससे बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, है ना. सो यहां पे अगर मैं बेरियम क्लोराइड की बात करूं तो दिस विल बिकम BaCl2, यहां पे बन जाएगा Na2SO4. अब यहां पे बेरियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा BaSO4 प्लस NaCl, है ना. दिस इज बिकॉज Ba का वैलेंसी 2 होता है, वो इधर आएगा, Cl का 1 होता है वो इधर, Na का 1 होता है तो वो इधर, और इसका 2 होता है वो इधर, और यहाँ पे दोनों के 2 2 कट गए, यहाँ पे 1 1 कट गया. अब ये जो BaSO4 तैयार हुआ है ये भी नीचे जाके प्रेसिपिटेट करेगा सॉलिड फॉर्म में, और ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा. ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा. ठीक है, सो ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें भी तो यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बना. सो क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिर्फ प्रेसिपिटेट रिएक्शन ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है. ठीक है, सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं. एक तो ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन, जैसे हमने यहाँ पे PbI2 का येलो कलर का प्रेसिपिटेट देखा, और यहाँ पे बेरियम सल्फेट का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देखा. ठीक है, तो ये तो एक तरीका है. दूसरा जो है, जो डबल डिस्प्लेसमेंट के अंडर आता है, वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अभी हम समझते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है. सो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो टाइप के रिएक्शंस पॉसिबल है. एक है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अभी हमने प्रेसिपिटेशन का तो एग्जांपल देख लिया, अब न्यूट्रलाइजेशन का एग्जांपल देखते हैं. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होता है जो कि एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करने से बनता है. सो एसिड एंड बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है. सो हम एक एसिड ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. तो HCl और NaOH को अगर मैं रिएक्ट करूंगा तो मेरे पास आएगा सॉल्ट, दैट विल बी NaCl एंड वाटर जैसे H2O. कैसे बनाइए? यहाँ पे हाइड्रोजन से सोडियम ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए OH इधर आ गया और Cl उस तरफ चला गया. तो यहाँ पे Cl जैसे ही आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा NaCl, और यहाँ पे ये जो OH है ये H के साथ मिलकर बना देगा H2O. सो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बट यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब ये न्यूट्रलाइजेशन है. ठीक है, सो एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं. अब हम लोग ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. H2SO4 को अगर मैं रिएक्ट करूंगा KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है. सो अगर मैं यहाँ पे एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करूँ तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा K2SO4 प्लस H2O. ठीक है, सो यहाँ पे भी ये एक सॉल्ट है. ठीक है, सॉल्ट का मतलब NaCl ही नहीं होता, जरूरी नहीं है कि हर सॉल्ट जो है NaCl हो. ठीक है, सॉल्ट मतलब बेसिकली हमारे पास एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा, कैटायन एनायन के साथ फॉर्मेशन करके एक सॉल्ट बनेगा जो कि एसिड और बेस से मिला हुआ होना चाहिए. एसिड और बेस से
जब भी हमारे पास एक कैटायन एनायन का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज अ सॉल्ट। ठीक है, तो ये सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है और ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन दो प्रकार के रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, चलिए अब एक गिव रीजन डिस्कस करते हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट से ताल्लुक रखता है। सो ये गिव रीजन ये है कि अगर हम लोग कोई भी एसिड ले लें, सो इस एसिड को स्टीयर करने के लिए, ठीक है, इस एसिड को स्टीयर करने के लिए हम लोग आयरन का या एल्यूमिनियम का या मैग्नीशियम का, इन सब मेटल्स के स्पून्स का यूज क्यों नहीं कर सकते? Why we cannot use a spoon made up of iron, aluminium, magnesium, etc. And why do we need to use metals like copper, silver, gold, etc. इनके साथ ही क्यों स्टीयर करना पड़ता है? So इसके लिए हमें अपना रिएक्टिविटी सीरीज दोबारा से देखना पड़ेगा। So केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्यों? Hg, Ag, Au, Pt। सो अब देखिए जब मैं कहूं कि मेरे पास एसिड है, एसिड में हमेशा ही हाइड्रोजन होगा, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 उसमें भी H है, नाइट्रिक एसिड HNO3 इसमें भी H है। कोई भी एसिड क्यों ना हो उसके अंदर हमेशा ही आपको H दिखेगा। सो अगर आपको H दिखाई दे रहा है तो H का पोजीशन रिएक्टिविटी सीरीज में इधर है। सो अगर मैं इन मेटल्स के साथ रिएक्ट कराऊं जो कि H से ऊपर आते हैं, Fe, Al, Mg या इनमें से कोई भी, तो उसके साथ यहाँ पे मुझे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिलेगा। जैसे कि HCl अगर Fe के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा FeCl2 प्लस H2 गैस। इसका मतलब यहाँ पे मेरा एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वेराज अगर मैंने यहाँ पे HCl को स्टीयर करने के लिए कॉपर यूज किया तो यहाँ पे नो रिएक्शन आएगा, बिकॉज हाइड्रोजन जो है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसीलिए हम लोग Ag, Au, Pt या इनमें से कोई भी मेटल को यूज करके इसको स्टीयर कर सकते हैं, लेकिन इनमें से किसी भी मेटल को यूज करके हम लोग एसिड को स्टीयर नहीं कर सकते। सो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट, ये वाला गिव रीजन भी क्लियर हो गया। तो आज के इस चैप्टर में हमने सबसे पहले डीकम्पोजिशन रिएक्शन में देखा था कि किस तरीके से जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, उनका जो डीकम्पोजिशन होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, वेराज बाकी जो डीकम्पोजिशन केमिकल फॉर्म के होते हैं, जो थर्मल और इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिटिक होते हैं, वो एंडोथर्मिक होते हैं। ठीक है, सो इसका एक्सोथर्मिक नेचर मैंने इसीलिए आपको पहले क्लियर कर दिया। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट आई होप आपको समझ में आ गया, ये रिएक्टिविटी सीरीज भी समझ में आ गई। सो अब हम लोग अगले पार्ट में ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, क्या होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन और उसका डेली लाइफ में क्या यूज होता है। ये हमारा आखिरी पार्ट होगा, बिकॉज इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको एक बोनस वीडियो और दूंगा। उस बोनस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज एग्जैक्टली ऐसे ही क्यों लिखी जाती है, के ऊपर Na फिर Ca Mg, ऐसे क्यों? मेरा तो एल्यूमिनियम फेवरेट है, मैं अगर एल्यूमिनियम को लिख देना चाहूँ, उसके बाद जिंक लिखूँ, उसके बाद जो है मैं कॉपर लिखूँ, ऐसे क्यों नहीं हो सकता? वाई इज द रिएक्टिविटी सीरीज इन दिस वे? सो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आपके दिमाग में शायद ये सवाल आया भी होगा कि सर इसी तरीके से क्यों लिख रहे हैं। सो मैंने आपको जैसे कहा था, हम लोग कोई भी चीज रटेंगे नहीं, हम आपको सूर्य किरण के जरिए हर एक क्यू का जवाब देंगे। क्योंकि आपका सवाल हमारे लिए परेशानी नहीं है, हमारा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है कि मैं और वीडियोस बनाकर आपके सारे क्यू का जवाब दूं। इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं, वापस हम लोग अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।